Hello everyone, welcome back once again in this YouTube channel for online classes of chemistry. In this class today we'll discuss the Bohr atomic model and the limitations of the Bohr atomic model और इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके बाद जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक नए तरीके से एटम को स्टडी किया गया। जो काम किया बोहर ने जो ये काम किया था ये 1913 में उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसका नाम रखा गया द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने इस मॉडल में बताया क्या, ये समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली पोस्टुलेट का मतलब यही है कि उन्होंने बताया कि एटम इज स्फेरिकल। दूसरा उन्होंने बताया कि एटम स्फेरिकल होने के साथ साथ इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ये बना होता है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट इट्स न्यूक्लियस। मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। इसका मतलब एक एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स। तीसरा उन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in the definite path called as stationary orbits। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यही बताई। जो बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिफरेंस क्रिएट करती है वो यही है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं बताया गया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से पाथ के अंदर या कौन से ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। स्टेशनरी का मतलब है कि न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस हमेशा बराबर बना रहता है और न्यूक्लियस से बराबर डिस्टेंस के ऊपर ही हमेशा क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बताया कि जो एनर्जी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वेयर m e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, -2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h द प्लैंक्स कांस्टेंट, z जिस एटम का हम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो उसके लिए क्या है, ये z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऑर्बिट में। ये सब किसने बताया, दिस इज ऑल अबाउट गिवन बाय द बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे स्टडीज करके कुछ और रिजल्ट्स दिए। वो रिजल्ट्स क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। आफ्टर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका रेडियस कितना होगा, r0 इज इक्वल्स टू a0 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पर a0 जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा कितनी रहती है भाई, 0.529 Ang/2। z इज द एटॉमिक नंबर। तो हम उसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। m द मास, v द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट। तो जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं हमारे पास। मतलब कि किसी ऑर्बिट में
उसके लिए n की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है, r उसका रेडियस का ऑर्बिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से भी, राइट। उसका मास हमें पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, तो उसके लिए पाइलाक्स कांस्टेंट हमें पता ही होता है। सो हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी एक वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी जो हमने पढ़ा ये पांचों के पांचों, ये 6 की 6 क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। अब उस वर्ड को समझ लेते हैं कि स्टेशनरी का मतलब क्या है। देखिए ये सबसे सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी एटम का स्पेस है, इसमें ये ऑर्बिट्स बने हुए, यही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या कर जाएंगे, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया, बोहर एटॉमिक मॉडल ने ये बताया कि अगर किसी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो भी ऑर्बिट्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा क्या होंगे, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियस से हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा और कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना पड़े। यानी एटम अगर फ्रीली रखा हुआ है तो इसके ऊपर कभी भी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमेशा स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। स्टेशनरी का मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसका इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसका डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो ये ऑल ओवर क्या है, दिस इज ऑल ओवर द बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन इतना सारा स्टडी करने के बाद भी बोहर एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रह जाती हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर वो क्या आएगा, लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सो अब देखते हैं कि जो लिमिटेशंस हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की वो क्या है। सो नेक्स्ट वी आर कम टू हियर लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला लिमिटेशन जो बोहर एटॉमिक मॉडल का है वो क्या, अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक प्लस चार्ज लिखते ही सिंगल इलेक्ट्रॉन। लिथियम में वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में, लेकिन इस पर अगर प्लस 2 चार्ज लिख दिया जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड जो इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है, देखिए, इट फेल्स टू एक्सप्लेन 3D मॉडल। यानी किसी भी एटम के 3 डायमेंशनल मॉडल को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। थर्ड, इट ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ये 2 इफेक्ट्स होते हैं जो आप आने वाली क्लासेस के अंदर डीपली इनको स्टडी कर पाएंगे, लेकिन इनका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम इस क्लास के अंदर अभी देख लेते हैं। देखिए जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट की हम बात करें तो क्या होता है, देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी एटम के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो उसके अंदर जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं स्प्लिट हो जाती हैं, डिफरेंट हमें क्या देती हैं, रीजन्स देती हैं, ठीक है। ये जो इफेक्ट कहलाता है जीमन इफेक्ट। लेकिन इस इफेक्ट को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके बाद जो स्टार्क इफेक्ट है ये क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब
अगर किसी एटम के ऊपर या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? ज़ीमन इफेक्ट। लेकिन अगर किसी सिस्टम या किसी एटम पे एक्सटर्नल बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो उसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये ना ही तो ज़ीमन इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाता है और ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, तो ये 3 इसकी मेन लिमिटेशन है। एक फोर्थ लिमिटेशन और है इसकी, वो क्या, वो भी देखते हैं। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, it fails to explain de Broglie concept। एटम्स की स्टडी के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जिसको ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो इट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सो अब तक हमने देखो कितने एटॉमिक मॉडल पढ़े। सबसे पहले पढ़ा था हमने इसके अंदर डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, देन आफ्टर हमने स्टडी किया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर हमने स्टडी किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और अभी हम पढ़ रहे थे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल तक आते आते भी क्या हुआ है कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई। अब इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नए रिसर्च किए गए, नई स्टडीज की गई। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को कौन एक्सप्लेन कर पाए। सो बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट स्टडी जो की गई, वो स्टडी की किसने? डी ब्रोगली ने स्टडी की। तो डी ब्रोगली ने अपना ही एक क्या दिया, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जो एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है और अब तक आए हुए सारे मॉडल्स की कमियों को भी क्या करता है, दूर करता है। इनका पूरा नाम था लुईस डी ब्रोगली। इन्होंने क्या बताया कि जो भी एक मूविंग पार्टिकल है, जो भी एक मूविंग पार्टिकल है, ये मूविंग पार्टिकल्स डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर का मतलब एक तो ये पार्टिकल नेचर रखता है और एक ये वेव नेचर रखता है। मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल, मूविंग ऑब्जेक्ट होती है यूनिवर्स में, जब वो मूवमेंट में है तो वो पार्टिकल का भी नेचर रखेगी और वो वेव का भी नेचर रखेगी। इसके मतलब इसके दो नेचर होंगे। सो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया द डुअल नेचर। आ गया समझ? दिस इज द डुअल नेचर एंड इट इज गिवन बाय द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डुअल नेचर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेव। सो आप हमेशा इस वर्ड को भी याद रख पाएंगे। व्हाट यू नो अबाउट द डी ब्रोगली वेव? द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स हैविंग डुअल नेचर, इट इज कॉल्ड एज द वेव। इसको मैटर वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अब हम स्टडी करेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। डी ब्रोगली इक्वेशन देखिए क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए, तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था प्लैंक्स कांस्टेंट से E बराबर hc/λ। E is the energy of the particle, h is the Planck's constant, c is the velocity of that particular particle, lambda is the wavelength। तो ये हमने स्टडी कर रखा है। इसके बाद दूसरा, एक आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन आप सबने सुनी होगी, E is equals to mc²। आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यूज दी गई हैं। तो एनर्जी और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल रख के इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस लैम्डा की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा बराबर आ गया यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द मास एंड द वेवलेंथ। ठीक है, E is equals to h/mc। तो c is the velocity of light, लेकिन बहुत सारे केस में c की वैल्यू कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। सो इसलिए हम क्या करते हैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। सो ये क्या आ गया हमारे पास? एक
फाइनल रिजल्ट आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, पी इज द एम वी यानी पी इज द मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया एच अपॉन पी। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल के दो नेचर पाए जाएंगे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, लेकिन ये पाया जाता है कि वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल नेचर। इसका मतलब जब भी किसी मूविंग बॉडी में वेव नेचर ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल नेचर उसका कम होगा, होंगे दोनों नेचर, वन इज मोर देन अनदर इज लेस। सो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो नेचर पाए जाते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल में, तो उन्हें हम बोलते हैं द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अब हम लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल और वेव दो नेचर हैं किसी भी एक मूविंग बॉडी के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, सो अब हमें डिस्कस यही करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। तो आइए एक बार इनको और देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन particle and wave. In one side we can take particle and another side we can take wave. So particle and wave. तो पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, मतलब कहाँ सिचुएट होते हैं, उस स्पेस के अंदर सिचुएट होते हैं। लेकिन जो वेव है, वेव सिचुएट नहीं होती, वेव कहीं रखी नहीं होती, वेव हमेशा मूव ही करती रहती है। तो पार्टिकल्स तो लोकलाइज होते हैं किसी स्पेस में, लेकिन वेव इज डीलोकलाइज्ड। देखो लोकलाइज और डीलोकलाइज में फर्क क्या है। लोकलाइज का मतलब है कोई भी चीज़ यहाँ रखी हुई, इसका मतलब इट इज़ लोकलाइज स्पेस। लेकिन कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो हम पर्टिकुलर टाइम पे तो बता सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बता सकते हैं, लेकिन एक वेव का हम कोई भी पर्टिकुलर लोकलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज द पार्टिकल डज नॉट इंटरफियर। पार्टिकल डज नॉट इंटरफियर, इसका मतलब पार्टिकल अपने आप इधर उधर कहीं भी क्या अपनी पोजीशंस को डिलोकलाइज नहीं कर सकता, लेकिन जो वेव है वेव इंटरफेयर कर सकती है। वेव कैन बी इंटरफियर। द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय द पार्टिकल इज द सम ऑफ स्पेस occupied by all particles। इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल जितना स्पेस घेरेगा, 1000 पार्टिकल 1000 जगह स्पेस घेरेंगे, और जो टोटल स्पेस होगा वो सबका क्या होगा, सम होगा। यानी पर्टिकुलर पार्टिकल अपना एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि वेव के अंदर ऐसा नहीं होता। वेव क्या होता है, द स्पेस occupied by the wave, the space occupied by the wave is not equal to the space occupied by all waves। इसका मतलब पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सभी पार्टिकल अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और सभी के सम को कर दिया जाए, तो इसका मतलब ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेव के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड, यानी पार्टिकल्स की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, जबकि वेव्स की कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती। वेव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या काउंटेड।
वेव्स की गिनती भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज वन लास्ट, द पार्टिकल हैव मास। सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टिकल हैव मास, तभी तो हम इसको एनर्जी इक्वेशन से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू mc², बट वेव डज नॉट हैव मास। वेव डज नॉट हैव मास। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स मास रखते हैं जबकि वेव्स कोई भी अपना मास नहीं रखती। सो आज की इस क्लास के अंदर हमने स्टडी किया व्हाट इज द बोहर एटॉमिक मॉडल, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल तक आते आते सभी मॉडल्स में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई, लिमिटेशंस पाई गई। देन आफ्टर द लास्ट स्टडी अबाउट व्हेन वी स्टडीड द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ने एटम्स का ड्वेल नेचर बताया, और ड्वेल नेचर पार्टिकल और वेव नेचर। सो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है ड्वेल नेचर के लिए, वो इक्वेशंस क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, H/mv। तो इस इक्वेशंस पे आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कि डी ब्रोगली में जो ड्वेल नेचर बताया गया है, वन इज पार्टिकल एंड अनदर इज वेव। तो पार्टिकल और वेव नेचर में डिफरेंस क्या है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी स्टडीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाली क्लासेस के अंदर यानी बियॉन्ड 12th क्लास यू विल स्टडी इन द कॉलेजेस एंड फर्दर स्टडीज यू विल गेट knowledge about the particles and wave nature and the dual nature of the particles, right? So इस क्लास में आज हमने इतना ही स्टडी करना है। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।